हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के लिए लूसेंट का बुक जो कि गणित है, इसका स्टोरी आज हम लोग करेंगे। और इनके जो प्रकाशन है ऋषिकेश कुमार जी है, जो कि बहुत बेहतरीन ये बुक है। और इसका चैप्टर हम लोग 7A स्टार्ट करेंगे, यानी 7 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैनल में लूसेंट का हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को हम लोग जानेंगे, और उसके बाद चैप्टर का एक एक क्वेश्चन और साधित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र। जो कि आपका 7A एक्सरसाइज है, 7A। इसके लिए सबसे जरूरी है हम लोग सबसे पहले इसको जानेंगे। ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति का ग्राफ में जो खींचा जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और दोनों ये जहां मिलती है उसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता भी है क्वेश्चन कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। और ये दो अक्ष जो होती है वो आपस में क्या होती है, यहाँ पे लंब बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाती है चारों जगह। और ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है और 4 भाग में डिवाइड होती है, तो इस फर्स्ट वाले जो भाग होता है उसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, और इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको फोर्थ चतुर्थांश। तो यहां हमको मिल गया मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस जगह पर काटती है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस जगह पर काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट जो है आपका ये है
कि ये 4 भागों में बंटती है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जब कटान बिंदु पर मिलती है तो वे 4 भागों में बट जाती है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। तो चतुर्थांश होते हैं 4। चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, फिर तीसरा चतुर्थांश, फिर चौथा चतुर्थांश। ये हुआ चौथा चतुर्थांश। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम यहां पे लिख दिए। अब इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे कि अब इसके आगे क्या सूत्र बन सकता है और इसका क्या डिफिनेशन भी और आगे दिया जा सकता है। देखते इसमें x पहला चतुर्थांश में यहाँ प्लस प्लस अर्थात x का मान धनात्मक और y का मान धनात्मक होता है। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस अर्थात x का मान धनात्मक और y का मान धनात्मक होता है, यानी इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस अर्थात x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है। तीसरा में माइनस माइनस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस
अर्थात x का मान ऋणात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। चौथा चतुर्थांश में प्लस और माइनस, प्लस और माइनस x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। तो यहां तक हम देख लिए कि ये पहला चतुर्थांश है और इसमें प्लस प्लस होता है, यानी x का भी मान धनात्मक और y का भी मान धनात्मक। इसमें x का मान ऋणात्मक द्वितीय चतुर्थांश में और y का मान धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का भी मान माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस में यानी धनात्मक में और y का मान ऋणात्मक में होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन होता है, एक दो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछता है, यानी बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें पूछता है क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित को चतुर्थांश में लिखे। पहला क्वेश्चन 3, -5, दूसरा क्वेश्चन -3, -4, तीसरा क्वेश्चन 7, 6 और चौथा क्वेश्चन 9 और उसके बाद -9 और 4 कर दिए। अब आपको ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो पहले यहाँ पर देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में। तो ये हम देख रहे हैं कि प्लस में है, ये है आपका माइनस में, तो ये इसमें से मिलाएंगे कौन से चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थ में है, तो ये कौन सा हुआ, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको देखेंगे तो दोनों माइनस माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये आपका तृतीय, यानी इसका आंसर तृतीय हो जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस है, इसका मान यानी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्रथम में है, यहाँ जो है ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद माइनस और ये प्लस है, माइनस और प्लस से ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है और डालने के बाद आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको ध्यान पूर्वक माइंड में बैठा लीजिएगा और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर ये नहीं मालूम होगा तो उसके लिए ग्राफ सबसे जरूरी है खींचना, तभी पता चलेगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, नहीं तो ये सिंबल से आप पता कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला जो है दूरी से रिलेटेड है,
ये मान लिए कि ये A है और ये B है और इसका निर्देशांक 1 अकोमा x1 अकोमा y1 है, इसका निर्देशांक y x2 y2 है। तो इस दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो इस दोनों के बीच की दूरी के लिए सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद ये दूरी सूत्र दो बिंदु से निकल गया और दो प्रकार से ये हो सकता है लिखा जा सकता है। ये पहला है, ये दूसरा है। अब हम लोग को चलना है परिकेंद्र से। कोई ये वृत्त है और इसका हमको केंद्र ज्ञात करना हो, तो इधर हम 3 बिंदु दिया हुआ है जो कि त्रिभुज की रचना कर रहा है। तो इससे अगर ज्ञात करना हो परिकेंद्र, तो इसको हम मान लेते हैं P और इसको A, इसको B और इसको C मानेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को त्रिज्या कहते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक को त्रिज्या, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक को त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि BP बराबर AP बराबर CP, यानी ये तीनों हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। तो पहले इस दोनों से चलेंगे, पहले BP बराबर AP से चलना पड़ेगा, उसके बाद AP बराबर CP से, तो तब इसका मान निकलेगा, यानी ये केंद्र का मान। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है, अगर संरेख पता करना हो, संरेख के लिए पता करना हो, तो संरेख 3 बिंदु के लिए होता है, A, B और C के लिए होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं AB प्लस BC बराबर AC, या लिख सकते हैं कि AC प्लस BC बराबर AB, या इसको ऐसे लिखेंगे कि AB प्लस AC बराबर BC। अगर इसमें से तीनों में से कोई भी अगर आता है तो हम समझेंगे कि वो संरेख है, अन्यथा असंरेख। उसके बाद कुछ, अब अगला फॉर्मूला जो है वो त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज के प्रकार होते हैं 3। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। पहले तो सबसे पहले ये त्रिभुज का जानना पड़ेगा कि ये इसका भुजा जो होती है
उसमें क्या संबंध है। तो भुजा में यही संबंध होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो यानी ए बी और बी सी और सी ए, यानी ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। जैसे यहां पर हम लिख दिए ए बी सी, तीनों भुजा बराबर होगी तो ये समबाहु त्रिभुज है। और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। और इसमें चलेंगे तो दो भुजा आपस में बराबर होगी, ए बी सी, यानी ये तो आपका तीनों भुजा बराबर है, ये और ये इसमें बराबर है। तो ए बी और ए सी आपका बराबर है और बी सी बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो इसमें तीनों भुजा बराबर होगी और इसमें दो लग गया है, द्विव लग गया है यानी दो होता है, तो इसमें दो भुजा आपस में बराबर होगी। इसमें क्या होता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये विषम बाहु है। विषम मतलब होता है बराबर नहीं, ये कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग एक समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज ये है जिसमें ए बी सी और यहां बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे इसको हम क्या करेंगे, बैठाएंगे और ऐसा आ जाता है अगर बराबर तो हम उसको लिखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अब आगे बढ़ना है हम लोग को और चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज के लिए पहला हम यहां पर लेंगे समचतुर्भुज, जिसका फिगर इस तरह, ये भुजा बराबर होती है, ये विकर्ण है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये आपस में बराबर होती है। मगर विकर्ण जो होता है वो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, तो इसमें विकर्ण जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। दूसरा फॉर्मूला जो है इसका वो वर्ग है। ए बी सी डी, इसमें चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और इसका विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। इसका विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। तीसरा है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के लिए इस तरह ए बी सी डी, इसका ये और ये बराबर, फिर ये और ये बराबर,
इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। ए बी बराबर सी डी और उसके बाद ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर होता है बी सी और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, अर्थात ये बराबर नहीं होता है विकर्ण। चौथा फॉर्मूला है आयत का। आयत के लिए तो आयत ए बी सी डी, ये और ये बराबर, ये बराबर, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। तो ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी और इसका विकर्ण दोनों बराबर होता है, यानी ए सी बराबर बी डी। ये आज का मेरा फॉर्मूला का हुआ जो कि इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हम लोग साधित प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। साधित प्रश्न का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा अगले वीडियो में।